गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बोर्ड के बच्चों के लिए एक हम टॉपिक लेकर के आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। आज का हमारा जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आइडियल और रियल सॉल्यूशन कहते किसको हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कहेंगे द pressure exerted by vapors of a liquid in equilibrium condition is called vapor pressure। अब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें कहां से आएगा और कैसे होगा। तो बच्चों वेपर प्रेशर तभी हम लोग कहेंगे जब हमारा ये कंटेनर क्लोज होगा। क्लोज कंटेनर में अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है उस लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट होने का रेट और उसके वेपर्स के लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट जो है जिस समय सेम होगा उस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कोई लिक्विड जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर इफेक्टेड बाय सबसे पहला टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपोराइजेशन होगा और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जो है सरफेस से वेपर का फॉर्मेशन होगा तो वेपर प्रेशर जो है वो हमारा ज्यादा होगा। अगला है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। अलग अलग लिक्विड का वेपोराइजेशन का रेट अलग अलग होगा तो उसके कारण उसका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ हमें कहता क्या है, रॉल्स लॉ हमें कहता है कि ये जो है रॉल्स लॉ, द फ्रेंच केमिस्ट रॉल्स गेव ए क्वालिटेटिव relationship between vapor pressure and mole fraction. The relationship is known as Raoult's law, which states that for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction in solution। मतलब अगर कोई दो वोलाटाइल कंपोनेंट होगा किसी सॉल्यूशन में, दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब रॉल्स लॉ जो है वो लिक्विड और लिक्विड दो कंपोनेंट होंगे, दोनों जो है वो अगर सॉल्यूशन फेज में होंगे मतलब दोनों लिक्विड फेज में होंगे तो इसके लिए हमारा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, दैट इज
पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा पी ए, ये हमारा पी ए एंड पी बी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर कहिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, जबकि पी नॉट ए एंड पी नॉट बी ये हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। अगर हम लोग डाल्टन्स लॉ को फॉलो करें, क्या फॉलो करें, डाल्टन्स लॉ को फॉलो करें, तो डाल्टन्स लॉ हमें कहता है क्या कि वेपर प्रेशर जो किसी भी, डाल्टन्स लॉ को अगर हम लोग फॉलो करें तो डाल्टन्स लॉ कहता है किसी भी लिक्विड में अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो हमारा वेपर प्रेशर, वो हमारा क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ partial pressure of total, partial pressure, the Dalton's law of partial pressure, the total pressure over the solution phase in the container will be sum of partial pressure of components of the solution and is given as, इसको कुछ इस तरह से रखेंगे, P इक्वल्स टू, दैट इज P कहिए या फिर P टोटल कहिए या फिर हम लोग इसको P सॉल्यूशन कहिए, इक्वल्स टू हमारा होगा क्या, PA प्लस PB। इसको हम लोग ऐसा भी रख सकते हैं, PA प्लस PB इक्वल्स टू हो रहा है, इसको हम लोग PA को हम लोग पढ़े थे क्या, एक्स ए इंटू P नॉट A प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 अगर कर दें तो हमें आएगा P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A, हम B वाले को चेंज कर लेते हैं, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी को हमने एक्स ए के रूप में चेंज करेंगे तो हमारा होगा 1 माइनस एक्स ए इंटू P नॉट B। बच्चों इस तरीके से इसको हम डिराइव करके रख सकते हैं, तो हमारा कुछ अलग एक वैल्यू आएगा। अगर इस वैल्यू में अगर आप ध्यान दें, क्या ध्यान देना है कि हमें मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, मतलब एक टाइम में या तो हम लोग सॉल्यूट के मोल को यूनिटी रखें या सॉल्वेंट के मोल को यूनिटी रखें तो एक हमारा कर्व निकल के आता है। क्या कर्व निकल के आएगा, जब हम लोग यहां रखते हैं एक्स ए इक्वल्स टू 1, अब दोनों मिला करके हमारा 1 है तो एक कंपोनेंट क्या होगा, एक्स बी हमारा 0 होगा। इधर हम लोग रखते हैं एक्स ए इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो सॉल्यूट का मोल कम होता है, इस कारण से सॉल्यूट का मास कम होगा, इसलिए हमारा ये पॉइंट आएगा, ये हमारा आएगा, ये हमारा P नॉट A और ये होगा PA। अगर इसी को हम लोग सॉल्वेंट के लिए देखें तो कुछ इस तरह से आएगा, ये हमारा होगा क्या, P नॉट B और ये होगा आपका PB। अगर इस पॉइंट को मिलाया जाए तो ये हमारा P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB होता है, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कहता है क्या कि फॉलोइंग कंक्लूजन
कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से निकल के आता है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। भाई आप जो है या तो सॉल्यूट को 1 रखे थे या फिर सॉल्वेंट को 1 रखे थे, कहता है क्या द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज इन लीनियरली द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। वही कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से लीनियरली जो है वो फ्रैक्शन में रहता है। कहता है क्या कि डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A and B, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component A and B. A और B के कंपोनेंट को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग इसको आगे देखें, हम लोग अगर इसको कहता है क्या कि द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इफ YA and YB are the mole fraction of component A and component B respectively in vapor phase, then using Dalton's law of partial pressure। देखो हमने जो है जब लिक्विड फेज में देखा था तो हमारा क्या था, P A इक्वल्स टू P नॉट A, P A इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए। सिमिलरली यहां जो है हमारा क्या होगा, P A इक्वल्स टू P नॉट A इंटू वाई ए। और जहां हम लोग पढ़ते थे पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू वाई बी। अब बच्चों जैसे इसमें टोटल करते थे, इसमें जब हम लोग टोटल करते थे तो हमारा P आता था, सिमिलरली इसको अगर P टोटल निकालें, P टोटल इक्वल्स टू यहां भी आएगा पी ए प्लस पी बी, दैट इज ये हमारा होगा क्या, वाई ए इंटू पी नॉट ए प्लस वाई बी इंटू पी नॉट बी। बच्चों इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को हम लोग आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चंस इस पे आसान क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन हमारा होता है 1 मोल ऑफ हेप्टेन, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारा फॉर्मूला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, दैट इज पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू हमें निकल के आएगा क्या, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। बच्चों हमें पी ए पी बी तो दिया हुआ नहीं है, तो पी ए पी बी के लिए हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हमें एक्स ए एक्स बी नहीं दिया हुआ है, हमें जो है ए कंपोनेंट का मोल दिया हुआ है और ये हमारा बी कंपोनेंट का मोल दिया हुआ है, मतलब हमें एन ए दिया हुआ है, एन ए 1 मोल, और हमारा एन बी जो है वो हमें दे रखा है कितना मोल, 4 मोल। अगर हम लोग इसको पुट करें, हमारा एक्स ए फॉर्मूला होता है एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो हमारा एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 और 1 प्लस दूसरा मोल हमारा दे रखा है 4 मोल, 1 प्लस 4 दैट इज 1/5, 1/5 को हम लोग 0.2 कहेंगे।
दूसरा है हमारा एक्स बी हमारा होगा क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो 4/1 + 4 दैट इज 4/5। इसको अगर लिखें तो हमारा आता है 0.8। अब हम लोग पी सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारा ए का मोल फ्रैक्शन आया 0.2 इंटू पी ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 92 अब प्लस पीबी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 32। पीवी का वैल्यू हमारा 31 दिया हुआ है, नॉट 32। पीवी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 31। अगर हम लोग इसको वैल्यू को पुट करें 18.4 हमारा पी का वैल्यू आता है और 24.8 ये हमारा क्या आता है, पीबी का वैल्यू आता है। तो टोटल हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 43.2 यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है mm ऑफ एच जी, 42.3 mm ऑफ एच जी। बच्चों इसके बाद हम लोग एक छोटे सा टॉपिक जो हमारा है आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल और रियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जो है कहते हैं वैसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशंस पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और वैसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशंस पे रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन को आप कई पॉइंट से आप डिटरमाइन कीजिएगा। सबसे पहला, ए सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ with all conditions of temperature and pressure, all conditions of temperature and pressure। दूसरा जो बातें इसमें आती है, दूसरी बात जो इसमें निकल के आती है कि वैसा सॉल्यूशन जो जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो। देयर इज सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction between solute solvent and solute solvent। मतलब इसमें जो है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। आगे अगर देखें ये एक टर्म और कहता है कि इसमें होने वाला एनर्जी चेंज जो है वो सेम रहेगा। इसमें कहता है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम during formation of solution। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन सच में आता तो ये जो मिलावट होती है वो मिलावट का कहीं कोई स्थान नहीं होता। अगर आइडियल सॉल्यूशन बनते
तो मिलावट जैसी कोई भी चीज नहीं होती, दैट इज डेल V इक्वल्स टू 0। दूसरा कहता है देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी कहिए या फिर हीट कहिए, दैट इज डेल H इक्वल्स टू 0, डेल H इक्वल्स टू 0। तो कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है जो 100% आइडियल है। अगर इसमें ध्यान रखें, नो एनी लिक्विड कंप्लीटली फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, इसके एक कॉमन एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं है। जो भी हम लोग ले रहे हैं वो रिलेटिव सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट करके ले रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला जो है वो है हमारा क्या, रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन। बच्चों, रियल सॉल्यूशन कहते हैं वैसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशन में आइडियल लॉ या फिर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वैसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशन में रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। With all condition of temperature and pressure। दूसरा कहता है इसमें अगर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट सेम एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बराबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेल V इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं होगा। दूसरा इसमें कहता है कि डेल H जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रियल सॉल्यूशन कहें तो आपके सामने जो भी सॉल्यूशन आता है वो सारा का सारा सॉल्यूशन क्या है, रियल सॉल्यूशन है, कोई भी आइडियल नहीं है। बच्चों, अगर आज की क्लास के टॉपिक्स आपको समझ में आए हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके अच्छे स्कोर की हम लोग कामना करते हैं। Thank you for watching.